न्यूक्लिक एसिड देखेंगे क्या है। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, एक है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोला जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड के आरएनए बोला जाता है, ठीक है ना। डीएनए आरएनए का तो बेसिक नाम तो एटलीस्ट हम लोगों ने सभी सुना ही होगा, डीएनए और आरएनए, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल रहता है उससे, अच्छा मैं यहां पे ही लिख देता हूं, डीएनए में रहता है डीऑक्सी राइबोज, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसी से नाम आया है। आरएनए में जो रहता है उसे हम बोलते हैं राइबोज। तो आप लोग थोड़ा रिकॉल करने की अगर कोशिश करो, मैंने मोनोसेकेराइड में 3 एग्जांपल बोला था, एक बोला था ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा बोला था मैंने राइबोज। तो ये राइबोज वाला यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड है। अब हम लोग ये देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं, सॉरी। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे पहले। तो पहले फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड होने से पहले फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड का। नाइट्रोजन बेस एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। दो तरह का कंपाउंड होता है हेटेरोसाइक्लिक, जैसे कि प्यूरिन का याद रखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। प्यूरिन मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक रिंग बना रहा है, क्लोज चेन बना रहा है, तो ये होता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बेंजीन रिंग की तरह, बस इसमें थोड़ा अलग से। तो हेटेरोसाइक्लिक मतलब स्ट्रक्चरल देखने में बेंजीन रिंग लगता है, बस इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड ऑन रहता है, ठीक है ना। तो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मैं ये थोड़ा लिख भी देता हूं इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस किसे बोला जाता है, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ये जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू सुगर मॉलिक्यूल, सुगर कौन सा, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के केस में राइबोज, ओके। जब ये जुड़ेगा तब हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन बेस हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के केस में राइबोज शुगर। कौन से बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। तब ये फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोसाइड का। अब हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, हाँ। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियोसाइड जुड़ेगा किससे, फॉस्फेट ग्रुप के से। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फेट का PO4 माइनस माइनस। मैं अगर इसका स्ट्रक्चरल ड्रॉ करूं, PO4 चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप ऐसे दिखने में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू शुगर मॉलिक्यूल राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जब जुड़ रहा है तब ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा किसको, न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड जब एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा तब ये फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब फॉर्मेशन हो गया, इसका पॉलीमराइजेशन मतलब वेरियस टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो एक के बाद एक एड ऑन होने से ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। शुगर मॉलिक्यूल, इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट, इन आरएनए राइबोज शुगर प्रेजेंट, जो मैं पहले बता चुका हूं। नाइट्रोजन बेस मैंने दो तरह का बोला था, एक होता है प्यूरिन बेस ऐसे दिखता है, और दूसरा है पिरिमिडिन जो कि ऐसे दिखता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, इसमें 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक मतलब ये 6 और ये 5 कार्बन वाला रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं प्यूरिन बेस। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोगों को बस इस नाम ही याद रखना है, एग्जाम पे नाम ही आएगा। तो प्यूरिन में क्या क्या आ रहा है, एडेनिन एंड गुआनिन आ रहा है।
पिरामिडिन में 3 तरह का आ रहा है, थियामिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस रहता है, क्योंकि डीएनए में हम लोगों ने देखा शुगर आरएनए और डीएनए में थोड़ा डिफर कर जाता है। जैसे कि आरएनए में राइबोज रहता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज रहता है। डीऑक्सी कुछ ही नहीं, राइबोज से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए डीऑक्सी नाम है उसका। तो डीएनए में शुगर कौन सा रहेगा, डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में शुगर कौन सा रहेगा, राइबोज। डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा रहेगा, एडेनिन, गुआनिन, थियामिन, साइटोसिन। आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा रहेगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये तीनों तो कॉमन है बस इसमें थियामिन की जगह यूरेसिल रहेगा, ठीक है। अब मैंने नाम लिख दिया कि केमिकल फॉर्मूला क्या क्या होता है इनका। एडेनिन मतलब 6 एमिनो प्यूरिन, गुआनिन मतलब 2 एमिनो 6 कीटो प्यूरिन, यूरेसिल मतलब 2,4 डाइकीटो, कॉमा है, 2,4 डाइकीटो पिरिमिडिन। साइटोसिन का मतलब है 4 एमिनो 2 कीटो पिरिमिडिन। थियामिन मतलब 2,4 डाइकीटो 5 मिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होने से पहले पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियोटाइड एक है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है, और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन बेस, जो कि एक हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू शुगर मॉलिक्यूल, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के केस में राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा, तब ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड जब एस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा, तब ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होने से ही, पॉलीमराइजेशन मतलब कुछ नहीं, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता जाएगा, तब ये बनाएगा न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब नाइट्रोजन बेस, जो हम लोग हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोल रहे थे, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। आप लोगों को बस एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो डाटा लिखा हुआ है एसएमएस से, जो स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, ये सब याद रखना नहीं है। प्यूरिन क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन, ये दो तरह का नाइट्रोजन बेस है जो प्यूरिन कैटेगरी में आता है। पिरिमिडिन क्या है, थियामिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ओके। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला टॉपिक कि डीएनए बेस कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थियामिन, ठीक है। आरएनए बेस कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये तीनों तो डीएनए आरएनए में कॉमन है। बस क्या हो जाता है, डीएनए में जो थियामिन रहता है ना, डीएनए में जो थियामिन रहता है वो आरएनए में यूरोसिल से रिप्लेस हो जाता है। मतलब बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों में कॉमन है, बस डीएनए में थियामिन रहता है, आरएनए में यूरोसिल रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, एडेनिन जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, नाम क्या है उसका, केमिकल नाम 6 एमिनो प्यूरिन, क्योंकि ये प्यूरिन कैटेगरी में आ रहा है ना। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आ रहा है। गुआनिन में क्या है, 2 एमिनो 6 कीटो प्यूरिन, मतलब दो पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, दो नंबर कार्बन पे इस पे एमिनो ग्रुप रहेगा, 6 पोजीशन और 6 कार्बन पे इसका रहेगा कीटो ग्रुप। यूरेसिल क्या है, 2,4 डाइकीटो पिरिमिडिन। यूरेसिल, साइटोसिन एंड थियामिन ये सब पिरिमिडिन कैटेगरी में आता है। तो यूरेसिल तो इसलिए नाम के पीछे पिरिमिडिन लगा हुआ है, और एडेनिन, गुआनिन में नाम के पीछे प्यूरिन लगा रहता है। तो यूरेसिल जो है 2,4 डाइकीटो पिरिमिडिन, साइटोसिन जो है 4 एमिनो 2 कीटो पिरिमिडिन, थियामिन जो है 2,4 डाइकीटो 5 मिथाइल पिरिमिडिन। ये थोड़ा याद रखना है, क्योंकि मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे मिला था कि डायरेक्टली ये नाम पूछा गया था एग्जाम में, जो भी है। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह का मैंने देखा हमने, डीएनए और आरएनए। अब हम लोग देखेंगे डीएनए होता क्या है। डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, वाटसन, क्रिक। मैं करेक्ट करके नोट भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। क्रिक, वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डिस्कवरी किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू समझा रहा हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स फॉर्म है, डबल हेलिक्स, दो स्ट्रैंड दिख रहा है इसमें, एक सेकंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है ना, तो दो स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स फॉर्म में रहता है। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये देखो एंटी पैरेलल मतलब क्या है। ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं मान के चलू ना, ये वाला स्ट्रैंड, तो ये 5 प्राइम एंड से शुरू हुआ है, खत्म कहां हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे,
मतलब जस्ट नंबरिंग किया मैंने, और नंबरिंग का भी एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं बता रहा हूँ वो बाद में। पहले ये जान लो कि मैं ये 5 प्राइम एंड से शुरू हो रहा है, 3 प्राइम एंड में खत्म हो रहा है, और ये स्ट्रैंड कहां से शुरू है, ये 3 प्राइम से शुरू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है। तो मतलब ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं मान के चलूं तो ये शुरू कहां से हो रहा है, 5 टू 3, और ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं मान के चलूं तो दूसरा वाला तो 3 टू 5, राइट। तो इसलिए एंटी पैरेलल, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 5 प्राइम और एंडिंग पॉइंट जो 3 प्राइम है, दूसरे वाला स्ट्रैंड पे जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वन इज 3 टू 5 प्राइम एंड अदर इज 5 टू 3 प्राइम। अब ये 3 और 5 प्राइम क्यों है, 3 और 5 प्राइम इसलिए बोला जाता है, ये एंड पे ना एडिशन पॉसिबल है, कोई दूसरा यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है, क्योंकि ये फ्री रहता है, इस पे किसी में OH ग्रुप फ्री रहेगा, OH ग्रुप ही जनरली फ्री रहता है शुगर मॉलिक्यूल का, तो वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, उसमें जाना नहीं है हम लोगों को। तो अगर ये फ्री एंड मतलब इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी अटैच हो सकता है, तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा है कि 5 प्राइम एंड में अगर फ्री रहेगा तो उसको हम बोलेंगे 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड में अगर फ्री रहेगा तो हम उसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड। तो हम लोग को बस ये जानना है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिटली रन करता है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट अगर 5 प्राइम टू 5 प्राइम स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट 3 प्राइम एंड है, दूसरे का 3 प्राइम एंड स्टार्टिंग पॉइंट है और 5 प्राइम एंड इसका एंडिंग पॉइंट होगा, है ओके। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हेल्ड इन पोजीशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बीच वाला जो लाल लाल जो दाग दिख रहा है ना, ये सब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Adenine pair with thiamine by 2 hydrogen bond and guanine pair with the cytosine by 3 hydrogen bond। क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, प्यूरिन में क्या क्या मिल रहा था हम लोगों को, प्यूरिन में मिल रहा था एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन में मिल रहा था थियामिन साइटोसिन एंड यूरोसिल। अब हम डीएनए स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को यूरोसिल तो देखना ही नहीं है, यूरोसिल आरएनए बेस है, तो एडेनिन गुआनिन थियामिन और साइटोसिन, जैसे कि यहाँ लिखा है एडेनिन गुआनिन थियामिन और साइटोसिन, है ना। अब यहाँ पे जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तब एडेनिन हमेशा ही थियामिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। हम इसको रिवर्सली ऐसे भी लिखते हैं कि थियामिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करेगा, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रिवर्सली भी लिख सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक होगा। एडेनिन कभी भी गुआनिन या साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करेगा, एडेनिन हमेशा थियामिन के साथ ही पेयर करेगा। मतलब एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वो भी स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें प्यूरिन अगर हम लोग एडेनिन मान के चल रहे हैं तो इसमें पिरिमिडिन में डीएनए के केस में 2 ऑप्शन रहेगा, थियामिन साइटोसिन, ऐसा नहीं एडेनिन साइटोसिन के साथ पेयर करे, एडेनिन हमेशा ही थियामिन के साथ बॉन्डिंग करेगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, गुआनिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, डीएनए में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है एडेनिन पेयर विथ थियामिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एडेनिन एक प्यूरिन बेस है, थियामिन एक पिरिमिडिन बेस है, इन दोनों जब पेयर करेगा तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है। दूसरा जो है गुआनिन साइटोसिन, इसके केस में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हम भले ही यहाँ पे एक ही दाग से दिखा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन जो है इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एडेनिन थियामिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ऐसे बनता है डीएनए। तो डीएनए में क्या क्या मिला हम लोगों को, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल मतलब कि कॉइलिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि मान के चलिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, स्प्रिंग जैसा शेप बना रहा है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है ये एंटी पैरेलली मूव करता है, जैसे कि मैंने ये पहले ही बोल चुका है, ये 5 टू अगर 3 होता है तो दूसरा वाला का स्टार्टिंग जो होगा 3 टू 5 होगा, तो ये एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल क्या होता है, ये होता है पैरेलल अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी पैरेलल ही है, मतलब पैरेलल मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में डायरेक्शन डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, है ना, तब हम उसको 2 लाइन को पैरेलल बोलते हैं। एंटी पैरेलल क्या हो जाता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल सेम ही चीज है, मतलब दोनों की केस में डिफरेंस तो सेम है दोनों के बीच में, ठीक है, बट क्या होता है, पैरेलल दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जाता है, एंटी पैरेलल में एक लाइन दूसरे लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बस दोनों में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक 5 टू 3 हो रहा है तो दूसरा 3 टू 5, इसलिए एंटी पैरेलल है ना।
अब जो रहता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड हेल्ड इन पोजीशन पे था हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये बीच वाले जो दाग है वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, एडेनिन जो है थियामिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। अब हम लोगों ने बेसिक बेसिक ये सब स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम ये पोर्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस पोर्शन का नाम जो है, जैसे कि लूप टाइप का बन रहा है ना, यहां से यहां तक ये गोल मैंने जहां पे सर्कल किया, इसे हम बोलते हैं डीएनए का एक पिच। और एक बेस पेयर यहाँ पे ऐड हो, जैसे कि शुरू में मैंने लिखा एडेनिन और थियामिन, है ना। नेक्स्ट वाला आ रहा है गुआनिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन और थियामिन जब जुड़ेगा तब ये स्टैंड, क्योंकि लूप बना रहा है, मतलब हमेशा 3D मॉडल में हम लोग देखेंगे तो ये रोटेट सा कर रहा है। तो एक एडेनिन थियामिन जब जुड़ेगा, दूसरा वाला इस पे सब आएगा जब, तब ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा। अब रोटेट कर रहा है मतलब एक साइक्लिक मूव हो रहा है इसमें, तो मतलब इसमें एक एंगल तो जरूर होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, एट ईच बेस पेयर स्टैंड टर्न 36 डिग्री। मतलब एक बेस पेयर एडेनिन थियामिन मान के चलो, यहाँ पे पहला वाला बेस पेयर था, दूसरा गुआनिन एंड साइटोसिन जब आएगा तब ये स्टैंड, क्योंकि रोटेट करेगा तभी तो हेलिकल और कॉइल स्ट्रक्चर बनाएगा ना। तो इसमें जब यहां से यहां तक जब आएगा तब ये 36 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि पूरा एक साइकिल जो होता है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर एंडिंग पॉइंट है, पूरा एक सर्कल फॉर्मेशन के लिए 360 डिग्री होता है ना। और एक बेस पेयर में 36 डिग्री का टर्न हो रहा है, तो फिर टोटल बेस पेयर कितना रहेगा, 360 डिग्री, मतलब एक पूरा लूप बनाने के लिए। तो 360 बाई 36, मतलब 10 बेस पेयर जब एड ऑन होगा यहाँ पे, तब जाके कंप्लीट लूप सा फॉर्म होगा, है ना। क्योंकि ये कंप्लीट लूप ही तो है एक, ये वाला हिस्सा जिसे हम पिच बोल रहे हैं डीएनए का। एडेनिन और थियामिन, दूसरा बेस पेयर है गुआनिन एंड साइटोसिन। ये दोनों बेस पेयर जब इसके बाद ये जब अटैच होगा तब ये स्टैंड 36 डिग्री रोटेट करेगा, क्योंकि स्टैंड को तो रोटेट करना ही है। तो रोटेट अगर करेगा, अदरवाइज तो स्ट्रेट लाइन की जैसा ही रहेगा ना, रोटेट जब करेगा तब जाके ये कंप्लीट लूप फॉर्मेशन करेगा। तो पहला बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर जब एड ऑन होता है तब 36 डिग्री स्टैंड रोटेट करता है। और हम लोग को पता है कि 360 डिग्री जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तब जाके एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो हम उसका अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर 10 मिलता है हम लोगों को, मतलब यहाँ पे इसलिए 10 दाग है। 10 जब होगा तब ये कंप्लीट एक लूप फॉर्म करेगा, और इसी लूप को हम बोलते हैं डीएनए का पिच। तो पिच ऑफ द डीएनए इक्वल्स टू 10 बेस पेयर। अब दूसरा चीज देखते हैं डिटेल में, एडेनिन और थियामिन, अगला है गुआनिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे 36 डिग्री रोटेट तो हो रहा है, बट इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग और 0.34 नैनोमीटर। कौन सा वाला डिस्टेंस है, दोनों बेस पेयर का बीच वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कितना बेस पेयर मिला एक पिच में, 10 बेस पेयर मिला। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो पूरा पिच जो है उसका लेंथ हम लोगों को आ जाएगा। तो कितना होता है, 34 एमस्ट्रॉन्ग आता है और 3.4 नैनोमीटर आता है। तो मैंने यहाँ पे तो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझाया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो वैसे से डायरेक्टली आएगा, पिच ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए का एक पिच का लेंथ कितना है। तो आप लोग डायरेक्टली बोलोगे 34 एमस्ट्रॉन्ग और 3.4 नैनोमीटर, ये बोल सकते हो, ठीक है। दोनों बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, कि 10 से भाग करना है बस, या फिर ये बीच वाले डिस्टेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देने से पूरा पिच का मिल जाएगा। तो मतलब कैसे भी याद रखो, बस याद ही रखना है 0.34 नैनोमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। और एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर के बीच में स्ट्रैंड का रोटेशन जो होता है वो 36 डिग्री का होता है। इसलिए कंप्लीट रोटेशन, जिसे हम जानते हैं 360 डिग्री, उसको कंप्लीट रोटेशन के लिए हम लोग को 10 बेस पेयर मिलता है। तो यहाँ पे 10 दाग है इसलिए, और ये पूरा हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं पिच डीएनए का, है ना। हो गया बस, यहाँ पे और कुछ खास आई थिंक नहीं है। अच्छा हाँ, बैकबोन मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, बैकबोन किससे बन रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा जो लाइन जो है यहाँ पे
स्टैंड जो है उस शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बन रहा है। ठीक है। अब एक लॉ आता है जिससे हम बोलते हैं चरगॉफ रूल। चरगॉफ रूल ये डीएनए के लिए दिया गया था, आरएनए के लिए नहीं दिया गया था। इसमें क्या देखा हमने कि एडेनिन जो एक प्यूरिन बेस है, थियामिन जो एक पिरामिडिन बेस है, हमेशा एडेनिन थियामिन के साथ ही पेयर करेगा। गुआनिन जो कि एक प्यूरिन बेस है, साइटोसिन जो कि एक पिरामिडिन बेस है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर करेगा। एडेनिन कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है थियामिन के साथ? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी गुआनिन हाइड्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। तो चारगॉफ ने क्या बोला था स्टडी करने के बाद डीएनए को? टोटल अमाउंट ऑफ द प्यूरिन, प्यूरिन मतलब क्या है? एडेनिन और प्लस गुआनिन, सॉरी एडेनिन प्लस ऑफ गुआनिन का अमाउंट जितना होगा एक डीएनए में, वो बाकी दो बेस जो है थियामिन एंड साइटोसिन के टोटल अमाउंट के साथ इक्वल होगा। चरगॉफ ने डीएनए स्टडी करने से ये बोला था। एडेनिन और गुआनिन मतलब इसे क्या कहते हैं? प्यूरिन का टोटल अमाउंट जितना है पीरिमिडिन का टोटल अमाउंट के साथ इक्वल होगा। यह था चरगॉफ का पहला वाला स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ एडेनिन अमाउंट ऑफ द थियामिन के साथ इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ द गुआनिन अमाउंट ऑफ द साइटोसिन के साथ इक्वल होगा। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है एडेनिन हमेशा थियामिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन तो कभी साइटोसिन या गुआनिन के साथ तो पेयर नहीं कर रहा है, एडेनिन हमेशा किसके साथ कर रहा है? थियामिन के साथ। तो जितना क्वांटिटी में एडेनिन होगा एक डीएनए में उतना क्वांटिटी पे ही थियामिन होगा, या फिर जितना क्वांटिटी में गुआनिन होगा उतना क्वांटिटी में ही साइटोसिन होगा, ये बोला था। तो हम लोगों ने दो स्टेटमेंट मिला यहाँ पे चारगॉफ का। एक तो मिला क्या? जितना प्यूरिन रहेगा, मतलब एक डीएनए में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एडेनिन भी है, यहाँ पे गुआनिन भी है जो दोनों की प्यूरिन बेस है, और यहाँ पे मिल रहा है थियामिन भी है, साइटोसिन भी है जो कि है पिरामिडिन बेस। तो टोटल डीएनए में जितना अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेस रहेगा सेम अमाउंट ऑफ द पिरामिडिन बेस ही रहेगा, क्योंकि नहीं तो पेयर कैसे होगा? एक एडिन एक प्यूरिन बेस हमेशा पिरामिडिन के साथ ही पेयर कर रहा है ना, तो इक्वल क्वांटिटी में तो रहना ही है इनको। तो चरगॉफ ने पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि प्यूरिन का अमाउंट एक डीएनए में टोटल जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही टोटल अमाउंट में ही पिरामिडिन रहेगा। और बोला था कि एडेनिन हमेशा थियामिन के साथ पेयर कर रहा है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, तो एडेनिन जितना अमाउंट में रहेगा थियामिन भी उतना अमाउंट में ही रहेगा, गुआनिन जितना अमाउंट में रहेगा साइटोसिन उतना अमाउंट में रहेगा। आई थिंक मैंने डीएनए में कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है जो कि बाकी है, काफी डिटेल में समझाया मैंने डीएनए। तो अब हम आते हैं आरएनए पे। अच्छा, चरगॉफ रूल जो है ये डीएनए के लिए ही मतलब दिया गया था, ये आरएनए से इसका कोई लिंक नहीं है। दूसरा टॉपिक जो आ रहा है हम लोगों का क्या है? वो आरएनए। आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड देखा ना हम लोगों ने, यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है ये एक स्ट्रैंड है ना। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड रहेगा ऐसे। मोस्ट थ्री कॉमन टाइप ऑफ द आरएनए एंड देयर फंक्शंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आरएनए। फर्स्ट आता है मैसेंजर आरएनए जिसे हम एम आरएनए भी बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस एंड कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा जो मैंने सेल ऑर्गेनेली में बोला था कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन से डीएनए फॉर्मेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन से वो आरएनए फॉर्मेशन करता है। आरएनए जो है और एमआरएनए स्पेसिफिकली वो क्या करता है? ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन अगर फॉर्मेशन हो गया तो जेनेटिकल जो कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है ना। जेनेटिक एक्सप्रेशन का जेनेटिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज होना जरूरी है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है ट्रांसलेशन। तो आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस एंड कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट सेलुलर, क्या लिखा है ये, आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके। और दूसरा है टीआरएनए और एसआरएनए, ये स्मॉलेस्ट सेलुलर आरएनए। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या कहते हैं? लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा सेल में मिलता है कौन सा आरएनए? वो है आरआरएनए। ठीक है। और स्मॉलेस्ट आरएनए टी और एसआरएनए। ये क्या करता है? ये कैरी अमाइनो एसिड करता है। अब टीआरएनए का ना एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ग्राफिक डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
टीआरएनए का ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हॉली ने। ओके, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल। ये थोड़ा याद रखना है कि टीआरएनए का, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ही है टीआरएनए का, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लीफ मॉडल दिया था टीआरएनए का, टीआरएनए के स्मॉलेस्ट सेलुलर आरएनए। टीआरएनए बोलो, एसआरएनए बोलो, जो भी हो सेम ही चीज है। क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज बाय रॉबर्ट हॉली इन 1964। ये है टीआरएनए, इसे बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। मैंने इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, अब हम लोग ने डीएनए भी देखा, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने आरएनए के बारे में भी थोड़ा समझा। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, हम ये देखते हैं कि कंपटीशन है कि डीएनए और आरएनए में। तो ये थोड़ा याद रखना है। मेजर जेनेटिक मटेरियल फॉर द ऑर्गेनिज्म, मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर जेनेटिक मटेरियल हम लोग कंसीडर करें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म में कौन सा मिलते हैं, तो वो है डीएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट लार्ज स्केल ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज नहीं होता। ठीक है जी, डीएनए ही होता है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। देखो, एक जेनेटिक मटेरियल होने का कंडीशन ये है कि उसको रेप्लिकेशन करना चाहिए, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। आरएनए रिएक्शन ज्यादा करते हैं, क्योंकि आरएनए के काम क्या है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है रेदर देन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होना। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल बेटर परफॉर्म कौन करता है? डीएनए करता है। तो बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आरएनए का काम ही ऐसा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज ही करना है। तो ये मैकेनिज्म जो है, मशीनरी जो है प्रोटीन सिंथेसाइज का, ये आरएनए अराउंड ही इवॉल्व होता है। डीएनए, जैसे कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करे, डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज में उतना पार्टिसिपेट नहीं करता। जेनेटिक एक्सप्रेशन, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए ज्यादा ऑर्गेनिज्म में मिलता है ना। तो मेजर जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑर्गेनिज्म जो है डीएनए है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, अच्छा कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे देखा जा सकता है, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, जिसे टीएमवी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, रियो वायरस, रेट्रो वायरस। ओके, मेन फंक्शन ऑफ द आरएनए क्या है? जैसे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होता है, वेरियस टाइप होता है। मतलब मान के चलो दुनिया में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम मेजर टू मेजर में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आरएनए का एग्जाम फंक्शन क्या है? कोडिंग अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को कोड करना, ट्रांसलेट देम इनटू द प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना, और एक्सप्रेस द जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होना जरूरी है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज में आरएनए हेल्प करता है। ठीक है ना, तो उसके प्रोसेस में एक प्रोसेस है कि अमाइनो एसिड को कोड करना, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में देखो, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन में स्पेसिफिक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ही रहेगा। अगर अमीनो एसिड चेंज हो रहा है तो मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ने से ही प्रोटीन बन रहा है। तो कौन से अमाइनो एसिड जुड़ेगा, किस तरह का प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये डिसाइड करने वाला कौन है? आरएनए है, डीएनए नहीं है ये। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज का जितना सारा मैकेनिज्म, मशीनरीज जो इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनिज्म में, वो सब आरएनए के अराउंड ही हुआ है। बट जेनेटिक मटेरियल एज पर द स्टेबिलिटी, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, तो डीएनए ही मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मिलता है। आरएनए बस, आरएनए भी मिलता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है। आरएनए जो करता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, प्रोटीन सिंथेसाइज के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज के थ्रू एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है हमारे। ठीक है ना, तो डीएनए और आरएनए हम लोगों को आई थिंक यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारा कि एंजाइम। एंजाइम में क्या है? एंजाइम मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग को। 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है, ये हम लोगों ने प्रोटीन में भी देखा था कि जो हॉलो वुलन बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम एंजाइम वाला स्ट्रक्चर के साथ मतलब एंजाइम में उसी तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये हॉलो वुलन बॉल में हम लोग को देखेगा कि छोटा छोटा सा गैप दिखेगा। अगर कोई वुलन बॉल को अगर क्लोजली नोटिस करो तो छोटा छोटा सा गैप दिखेगा। इस गैप को क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है पॉकेट्स। तो एंजाइम मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखता है। ये जनरल एंजाइम के लिए बोल रहा हूं कि ओवरऑल मतलब मैक्सिमम एंजाइम में इसी तरह का ही होता है। बट टू आरएनए एंजाइम है जो आरएनए से फॉर्म होता है, ऐसा 2 आरएनए एंजाइम का एग्जांपल क्या है? राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियोफॉस्फेट। ये 2 एंजाइम है जो आरएनए से बनता है। ठीक है, प्रोटीन से नहीं। एंजाइम जो है वो एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं?
कोई एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, उस रिएक्शन को या तो फास्टन करेगा या फिर स्लो डाउन करेगा, ठीक है, और खुद रिएक्शन के बाद इंटैक्ट रहेगा, जैसे डाला था वैसे ही निकल आएगा। मतलब उसको वो अपने आप से कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो करता है कि रिएक्शन का या तो स्लो करा देता है या फिर फास्ट करा देता है। मतलब ये कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब कोई एक प्रोसेस मान के चलो, एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। अब हम इस रिएक्शन को फास्टन कराना चाहता है, मतलब अगर ये रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको 30 या 40 मिनट में हो जाए, तो हम उसको एंजाइम इस पे बायो कैटलिस्ट इस पे देना पड़ेगा। इन बायो कैटलिस्ट और कैटलिस्ट देना पड़ेगा। बायो कैटलिस्ट एंजाइम है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये सब रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी गैप है जो उसको कम कर देता है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्टन हो जाता है, ठीक है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी वाला हिस्से को बढ़ा देगा तो फिर रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो एंजाइम एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम एक्शन इन मैकेनिज्म, एंजाइम का दो तरह का एक्शन मैकेनिज्म, एंजाइम कैसे परफॉर्म करते हैं, इस पे दो हाइपोथेसिस और थियरी आया था। एक है लॉक-इन की हाइपोथेसिस, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक-इन की हाइपोथेसिस एमएल फिशर ने दिया था 1894 में, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कॉशलैंड ने दिया था 1960 में। अगला पॉइंट जो है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ओके, इनहिबिशन मतलब रोकना, मतलब एंजाइम का जो एक्टिविटी है दो तरह का हो सकता है, या तो रिएक्शन को फास्टन करेगा या फिर स्लो डाउन करेगा। इस एक्टिविटी को रोक रहा है, कौन रोक रहा है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम लोग एंजाइम से ये रिएक्शन करा रहे हैं। अब एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है, या तो फास्टन करेगा या तो फर्स्टन करेगा या फिर स्लो डाउन करेगा। बट ये जो इसका एक्शन है, कोई भी सब्सटेंस ये रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होकर ये चीज को रोक रहा है, तभी हम बोलेंगे इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब क्या होता है कंपिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन। हम लोगों ने बोला था यहाँ पे जैसे कि एंजाइम जो है हॉलो वुलन बॉल के तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन का 3 डिग्री और टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें जो गैप मिलता है हम उसको बोलते हैं पॉकेट्स, ठीक है ना। अब सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट इसी पॉकेट में फिट हो जाता है जाके, और तब जाके ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसे परफॉर्म करते हैं। अब कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये जो सर्विस ऑफ द पॉकेट जो अवेलेबल है एंजाइम में, सबस्ट्रेट और द रिएक्टेंट ये कंपीट करेगा उसी सब्सटेंस के साथ जो एंजाइम रिएक्शन को इनहिबिट करना चाहता है, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट मान के चल रहे हैं हम लोग ए है, और जो इनहिबिट करना चाह रहा है वो बी है। तो क्या करेगा, यहाँ पे तो पॉकेट मान के चलियो, एक एंजाइम पे 100 पॉकेट से, मतलब 100 सबस्ट्रेट वहां पे जाके फिट हो सकता है। बट ये बी आ गया अभी मीडियम पे, बी जाके कुछ कुछ जगह पे ऐसे अटैच हो गया। तो मतलब क्या है, जहां पे पहले 100 सबस्ट्रेट अटैच हो सकता था, अभी वहां पे 100 नहीं हो पा रहा है। मान के चलो बी 10 अटैच हो गया वहां पे, मतलब अभी 90 सबस्ट्रेट अटैच हो पा रहा है। तो मतलब सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर जो है, ये एंजाइम की पॉकेट के लिए जो खाली स्पेस है जहां पे ऐड होने से सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन शुरू कराएगा, उस जगह के लिए ये लोग कंपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाके बैठेगा वहां पे। तो सबस्ट्रेट चाह रहा है कि मैं बैठ जाऊं जल्दी, तो फिर रिएक्शन जल्दी जल्दी परफॉर्म हो, और इनहिबिटर चाह रहा है मैं बैठ जाऊं ताकि एंजाइम रिएक्शन जो है वो ना हो पाए ठीक से। तो इसलिए दोनों में कंपटीशन चलता है। तो इसी का एग्जांपल है कंपिटिटिव इनहिबिशन नाम है। तो कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या क्या हम लोगों को एग्जांपल मिलता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है ना। इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बाय इथेनॉल इन मिथेनॉल पॉइजनिंग, सल्फर ड्रग फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसाइज इन बैक्टीरिया, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट एंड ऑक्सैलिक एसीटेट। एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में कभी आ जाए। ये जो कंपिटिटिव इनहिबिशन है, कंपिटिटिव इनहिबिशन यूज फॉर कंट्रोलिंग द बैक्टीरियल पैथोजन, मतलब कोई एग्रीकल्चरल फील्ड हो या फिर फार्मलैंड हो, वहां पे अगर बैक्टीरिया या कोई पैथोजेनिक अटैक हो जाता है तो फिर क्रॉप का यील्ड कम हो जाता है ना। तो फिर ग्रोथ कम हो जाएगा, क्रॉप का यील्ड कम हो जाएगा। तो उसी चीज को रोकने के लिए ये कंपिटिटिव इनहिबिशन का प्रोसेस या मैकेनिज्म यूज किया जाता है ना। ओके, नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे पॉकेट्स अवेलेबल है,
और पॉकेट एक ऐसा प्लेस है जहां पे रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट भी जाना चाह रहा है और इनहिबिटर भी जाना चाह रहा है, तो दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो इसको हम बोले थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बट अगर एक सिनेरियो ऐसा होता है कि पॉकेट तो अवेलेबल है जहां पे बस सबस्ट्रेट ही जा रहा है, इनहिबिटर जो बी मॉलिक्यूल जो है इनहिबिटर है, वो ये पॉकेट में ना जुड़ के एंजाइम के कोई दूसरी जगह पे ऐसे अटैच हो रहा है, मतलब इन दोनों में ये खाली जो स्पेस है पॉकेट है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, तो इस केस को हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, इनहिबिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनेट। दोनों में ही एंजाइम रिएक्शन को ये लोग डिस्टर्ब करेगा। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है वो उसी पॉकेट के लिए कंपीट करेगा, और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि इनहिबिटर सॉरी सबस्ट्रेट तो जाके पॉकेट में बैठ जाएगा, जुड़ जाएगा, बट इनहिबिटर जो है वो पॉकेट में नहीं जुड़ेगा, एंजाइम का कहीं और जाके अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद वो प्रोसेस को होने नहीं देगा ढंग से, है ना। तो इसे हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, साइट डिफरेंट है। सबस्ट्रेट पॉकेट में जा रहा है, ये कोई दूसरे जगह पे जा रहा है, पॉकेट में नहीं जा रहा है, तो फिर क्या है, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो हमेशा पॉकेट में ही जाएगा, तो उसकी जगह पर तो इनहिबिटर ले नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोला जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? साइनेट किल एन एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ओके, अब आता है एंजाइम का कैटेगरी क्या क्या है, ये एकदम प्योरली एग्जांपल है, इसको याद ही रखना है। ऑक्सीडो, रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज, नाम से तीन एग्जाम मिल रहा है, एक तो ऑक्सीडो, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो से हम लोग को मिल रहा है ऑक्सीडेज, रिडक्टेज से रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज से डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और दो एडिशनल है कि पेरोक्सीडेज एंड कैटलिस। तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो कैटेगरी है उसमें एग्जांपल क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। ट्रांसफरेज में क्या आ रहा है? ट्रांसएमिनेज एंड काइनेज, एक कोमा होगा। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज में क्या आ रहा है? प्रोटीएज, एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, इन्वर्टेज एंड न्यूक्लिएज, ये सब आ रहा है हाइड्रोलेज में। लाइएज में क्या आ रहा है? एल्डोलेज, डिकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आइसोमेरेज में क्या आ रहा है? आइसोमेरेज। लाइगेज में क्या आ रहा है? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज, ये दोनों फोटोसिंथेसिस वाला एंजाइम है। ओके, तो ये बस प्योरली एग्जांपल है। ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस कैटेगरी का एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों कराता है। ट्रांसफरेज कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर कराएगा। हाइड्रोलेज पानी ऐड करा के कोई सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा। लाइएज बिना पानी ऐड करे ब्रेक करेगा। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शन करेगा। हम लोग ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा था, ग्लूकोज दो तरह का होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ठीक है ना। तो ऐसे आइसोमराइजेशन अल्फा डी को बीटा डी में कन्वर्ट करेगा या फिर बीटा डी को अल्फा डी में कन्वर्ट करेगा। लाइएज इसका एग्जांपल है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, इसके बस याद रखना है। यहाँ पे मैं इसका कैटेगरी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि चाहिए भी नहीं उतना। बस आप लोगों को क्या करना है, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल क्या है वो बस याद कर लेना है। ओके, तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हुआ। अगला हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स, फिर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो मैंने शॉर्ट नोट के थ्रू पढ़ाना है, एकदम डायग्राम थ्रू आगे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेल हो गया, फिर बायोमोलिक्यूल हो गया, या फिर जेनेटिक्स में कुछ कुछ चीजें हम लोगों को याद रखना है। बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजरली याद करने वाला है और कुछ चीज समझने वाला है, ठीक है ना। तो याद करने वाला पोर्शन जो है वो तो आप लोगों को ही करना है, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, ये अपना एफर्ट है। ये चैप्टर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, फिर भी मैं ट्राई किया ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए थोड़ा इजिएस्ट वे में जैसे एक्सप्लेनेशन हो सकता है वैसा करने का, और बाकी नोट के बाहर कुछ याद रखना जरूरी है नहीं। और मैं अगर अगर किसी को अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं लाइव सेशन में पूछूंगा ये चीज, तो आप लोग को अगर ये भी याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो फिर बता देना, मैं थोड़ा और मार्क कर दूंगा, और बाकी जो पोर्शन रहेगा वो हम क्वेश्चन थ्रू ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन करना है। जो चीज छूटेगा वो लोग हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये चैप्टर है थोड़ा याद करने वाला, अब कुछ तो किया नहीं जा सकता इसमें। बाकी इसके बाद जो जेनेटिक्स आएगा उसमें है 50-50 चीजें हैं, जैसे कि कुछ याद करने वाला है, कुछ समझने वाला भी है, समझ के भी याद कर सकते हैं ऐसे। और बाकी ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।
मुझे भी बहुत पसंद है ये दो टॉपिक। काफ़ी सारा चैप्टर है इसमें, तो हम लोग एकदम फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे, एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। मैं थोड़ा थोड़ा नोट में जो एरर्स है टाइपिंग में वो सब मैं करेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में हुआ है ये चैप्टर आप लोग खत्म कर लो, बाकी लाइव क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।